हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, ये केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। बच्चों, आज आप जैसा कि पीछे देख पा रहे होंगे, एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम जेई में तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ही नहीं, ऐसा तो कुछ सिलेबस में लिखा ही नहीं, तो फिर ये क्यों? तो बच्चों, ये जेई के लिए नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जेई में सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये ओलंपियाड्स के लिए है। जो भी बच्चे ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक जो है IOQC में नहीं पूछा जाता। जैसे कि आप जानते हैं, IOQC का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 के सॉल्यूशंस पिछले साल के आपके लिए अवेलेबल हैं, पार्ट 2 के कम्प्लीटली अपलोड हो जाएंगे अभी, और अभी 20 मार्च को IOQC होगा भी, ठीक है। तो उससे पहले आप वो सॉल्यूशंस देख सकते हैं इसी चैनल पे। अब अगर मैं बात करूं IOQC पार्ट 1 और पार्ट 2 की, तो उनका जो सिलेबस और लेवल रहता है वो ऑलमोस्ट जेई का ही रहता है। मतलब जेई से थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, अदरवाइज जेई रहता है। उसमें कोई नए टॉपिक्स ऐड नहीं होते। बट जब आप अगर वो क्लियर कर लेते हैं और जब आप इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको नए टॉपिक्स देखने को मिलते हैं सिलेबस में, जिनमें से एक टॉपिक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो टफ होगा, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए है, तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमसे तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपसे हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि वो हो सकता है टफ हो, और अगर ये इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ हो। बट ऐसा नहीं है, ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे इसे क्वेश्चंस हो नहीं सकते। बट आप जब इसे पढ़ोगे, आपको कोई इसको पढ़ा देगा और आप इसको समझ जाओगे, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस आपके लिए ईजी हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं है, ईजी सा ही टॉपिक है। अगर आप ढंग से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो जैसे कि आप, जैसे मोल कंसेप्ट है, अब जब स्टार्टिंग में आप 10 to 11 स्विच किए होगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मोल कंसेप्ट तो बहुत टफ है, कैसे करेंगे, क्वेश्चंस नहीं होते, है ना। बट लेकिन बाद में जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो अच्छे से, तो आपसे हो जाती हैं चीज़ें, टफ नहीं होता। वैसे ही सेम इस चैप्टर के साथ भी है, इस टॉपिक के साथ भी है कि आपसे हो जाएगा, बट पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। क्लियर? तो आज हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक शुरू यहाँ पर करेंगे, इसी चैनल पे, कॉम्पिटिशन प्लस पे। तो सबसे पहले, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, इसे सीखेंगे क्या हम? तो देखो, जैसे कि आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि जो साइंटिस्ट हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल है जो हमारे पास केमिस्ट्री में है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं? उन्हें कैसे पता कि ये बॉन्ड इससे ही जाके मिलेगा? उन्हें कैसे पता कि इसमें इतने हाइड्रोजन होंगे? उन्हें कैसे पता कि sp2 कार्बन होगा, sp3 कार्बन होगा या sp कार्बन होगा? ठीक है। या फिर उन्हें कैसे पता कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा या OH होगा या कीटोन होगा या फिर एल्डिहाइड होगा? तो इन सभी का आंसर आपको मिलता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जो साइंटिस्ट हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं जिनसे हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? तो इसमें जो आप मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उसकी डिटर्मिनेशन हम डिफरेंट टेक्निक्स से करते हैं, और वो डिफरेंट टेक्निक्स हम इस टॉपिक के अंडर स्टडी करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, अब मैं बता देती हूँ एक दो नाम स्पेक्ट्रोस्कोपीज के, जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ये टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स यूज होती हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स। जैसे कि कोई भी मान लो नया मॉलिक्यूल, नया कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, कोई भी रिएक्शन कराई, उसमें कंपाउंड बना, ठीक है। अब वो कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो स्ट्रक्चर नहीं दिखता उसका हम लोगों को, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, जैसे भी है, तो वहाँ पे कंपाउंड है, वो रेड कलर का है, व्हाइट कलर का है, अलग टाइप का है, बट स्ट्रक्चर तो अभी भी नहीं पता ना। तो स्ट्रक्चर पता कैसे लगाएं? तो उस कंपाउंड की डिफरेंट एनालिसिस की जाती है, और उस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप ये पढ़ लेंगे, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेंगे, तो आपको अगर डाटा दे दिया जाए, जो डाटा वहाँ पे मशीन से आता है, इंस्ट्रूमेंट से आता है, अगर आपको वो डाटा दे दिया जाए तो आप उस डाटा से उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो।
ठीक है, क्लियर। मतलब आप भी सीख जाओगे कि थ्योरेटिकली हमें स्ट्रक्चर दिया है तो उसका डाटा कैसा होना चाहिए, या फिर डाटा दिया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्लियर। तो ये इजी है, ध्यान से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब स्पेक्ट्रा और स्कोपी से मिलके बना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये है क्या, ये एनालिसिस है। एनालिसिस किसका, स्पेक्ट्रा मतलब लाइट, कि लाइट का कैसे इंटरेक्शन होता है विद मॉलिक्यूल्स, उसका एनालिसिस करने को ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो देखो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, और वो जो लाइट उस पर इंसिडेंट कराई है वो उस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन करती है, ठीक है। वो इंटरेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन होता है। मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और इस पर लाइट मैंने इंसिडेंट कराई है, ठीक है। तो ये लाइट जो है इस मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी और उसमें कुछ चेंजेस लाएगी। उन चेंजेस को हम इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। उसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्लियर है कि हम मॉलिक्यूल को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का लाइट से क्या करा रहे हैं, इंटरेक्शन करा रहे हैं, उससे जो इंटरप्रिटेशन, जो चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर। तो इसमें हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो लाइट आ रही है, वो लाइट तो EMR ऑफ कोर्स की बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, आपने पढ़ा भी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम पढ़ते हैं, गामा रेज होती है, यूवी विजिबल होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप की रेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो क्या वो सारी की सारी रेज सेम टाइप का इंटरेक्शन दिखाएंगी मॉलिक्यूल के साथ? क्या मॉलिक्यूल में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो सभी रेज की वजह से सेम टाइप का देखने को मिलेगा? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन रेज की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं वो रेज का डाटा यहाँ पर लिखूं, अगर मैं EMR की रेज यहाँ पर लिखूं, तो कौन कौन सी रेज है? गामा रेज, एक मिनट ना, हाँ, EMR अगर हम लिखें तो कौन कौन सी हैं? गामा रेज, एक्स रेज, फिर यूवी विजिबल, फिर IR, फिर उसके बाद माइक्रो, देन रेडियो वेव्स, ठीक है। माइक्रो, रेडियो वेव्स, ये रेज है हमारे पास। तो अगर मैं इन रेज की बात करूं तो आपको पता है गामा रेज की एनर्जी मैक्सिमम होती है और रेडियो वेव्स की एनर्जी मिनिमम होती है। मतलब गामा से लेके रेडियो तक एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट है यहाँ पर। क्लियर। और अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा डाउन द ग्रुप क्या कर जाएगा? यहाँ पे लैम्डा यहाँ मिनिमम होगा और यहाँ मैक्सिमम होगा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा डाउन जाने पे क्या कर रहा है? रेज में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लैम्डा क्या कर रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब अगर इनकी एनर्जी डिफरेंट है तो इनका इंटरेक्शन भी डिफरेंट होगा मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल्स जो हैं हाई एनर्जी वाली जो रेज है उनके साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करेंगे, डिफरेंटली उसमें चेंजेस लाएंगे, और जो लो एनर्जी वाली रेज है वो डिफरेंट तरीके से। तो अगर हम देखें कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जो हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं, जो हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं वो बॉन्ड ब्रेक कर देती हैं। क्या करती हैं? बॉन्ड ब्रेक कर देती हैं। मॉलिक्यूल में जब उन पे इंसिडेंट कराया जाएगा, मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कराया जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेकिंग करने का काम आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? गामा रेज और हाई एनर्जी एक्स रेज। जो एक्स रेज में दो डिवाइड हो जाता है, एक हाई हो जाता है, एक लो हो जाता है। हाई एनर्जी एक्स रेज जो है वो बॉन्ड ब्रेक कर सकती हैं मॉलिक्यूल्स का, बट जो लो एनर्जी वाली एक्स रेज होती हैं वो XRD में यूज होती हैं। XRD क्या है? एक्स-रे डिफ्रेक्शन टेक्निक। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा XRD के बारे में, ब्रैग्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं हम, तो वहां पर होता है एक्स-रे डिफ्रेक्शन, ठीक है। उस टेक्निक में हम लो एनर्जी एक्स रेज यूज करते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, इसका भी बेसिक सिलेबस में है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद यूवी विजिबल, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेज जो होंगी वो किस काम आएंगी? अब देखो गामा और एक्स रे से इनकी एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड ब्रेकिंग में काम तो नहीं आएंगी, ये तो मुझे श्योर है। तो ये काम क्या करेंगी? ये करेंगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का काम। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का मतलब क्या है मैम? तो देखो
आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी ही है, तो आपने उसमें देखा होगा एक होता है होमो और एक होता है ल्यूमो। एक होता है होमो, एक होता है ल्यूमो। मतलब जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम लिखते हो तो आपको एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है और एक लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। एक होता है होमो, एक होता है ल्यूमो। होमो जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और ल्यूमो जो है वो खाली होगा, ठीक है। तो जो अगर मान लो यहाँ पर मैं मान लूँ कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो होमो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल जो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो कर देगा, इलेक्ट्रॉन होमो से ल्यूमो जंप कर जाएगा। इसी ट्रांजिशन को हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं और यही हमें यूवी विजिबल रेज से स्टडी करने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्लियर। फिर आते हैं IR, इंफ्रारेड रेज पे। अब यूवी विजिबल ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर दिया, अब IR की एनर्जी इससे थोड़ी सी कम है, तो अगर इससे एनर्जी कम है तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो करेगा नहीं भैया। तो अब ये क्या करेगा हमारे पास, ये हमारे पास करेगा बॉन्ड का वाइब्रेशन। क्या करेगा, बॉन्ड का वाइब्रेशन। अगर ये मेरे पास बॉन्ड है, अगर ये मेरे पास बॉन्ड है तो बॉन्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है और अगर कम कर रहा है तो और ज्यादा करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। आपने पढ़ा भी होगा बॉन्ड वाइब्रेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इससे नीचे वाली लोअर एनर्जी की रेज पे, माइक्रोवेव्स की बात करूं तो माइक्रोवेव रेज जो है, माइक्रोवेव रेज जो है वो यूज होती हैं बॉन्ड रोटेशन में। इसमें बॉन्ड रोटेशन में एनर्जी और कम हो गई, एनर्जी और कम हो गई तो और कम वाला जिस मैकेनिज्म, जिस ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए उसको ये परफॉर्म कराएगा। और वो कौन सा है, बॉन्ड रोटेशन। जैसे कि मान लो मेरे पास ये बॉन्ड है तो बॉन्ड ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। कैसे भी, जैसे भी, मतलब अलग अलग टाइप का रोटेशन होता है, तो डिफरेंट टाइप के रोटेशंस, बॉन्ड रोटेशन जो है माइक्रोवेव रेज के वजह से बॉन्ड रोटेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोवेव रिस्पॉन्सिबल है। आई थिंक दिस इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। सबसे लोएस्ट एनर्जी है इनकी, सबसे कम एनर्जी है, तो इनकी सबसे कम एनर्जी किसके लिए काम आएगी, ये काम आती है न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। ये क्या है मैम, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन तो सुन लिया, बट न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से सुनोगे समझ आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो पढ़ी होगी ना, एक होती है प्लस हाफ, एक होती है माइनस हाफ, मतलब वो क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, ठीक है। वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस जो होता है उसकी भी अपनी स्पिन होती है। वो स्पिन क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो वो जो स्पिन का, उसकी न्यूक्लियर स्पिन का मतलब, अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर लेगा, अपनी स्पिन चेंज कर लेगा, मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज तो वो उल्टा घूमना स्टार्ट कर देगा, और जब वो उल्टा घूमना स्टार्ट करेगा उसे ही हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, कि न्यूक्लियर की स्पिन का ट्रांजिशन हो गया है। और इसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसीलिए रेडियो वेव्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्लियर, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन हमें देखने को यहां पर मिलता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है, इतना इजी था, समझ आ गया होगा। अब देखो इसी बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं यूवी विजिबल वाली, तो यूवी विजिबल के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। IR रेज के लिए जो बॉन्ड वाइब्रेशन पढ़ते हैं उसके लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। माइक्रोवेव से जो बॉन्ड रोटेशन पढ़ते हैं उसके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। और रेडियो वेव्स की वजह से जो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन पढ़ते हैं उसके लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। कौन सी, NMR, क्लियर, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आगे देखते हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें जो मेनली पढ़नी है वो पढ़नी है 3 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, उसकी बाद में बात करेंगे। NMR IR यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियस की वजह से मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब अभी बताया जाएगा आपको क्यों लिया है ये नाम। IR का मतलब क्या है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यूवी विजिबल तो आपको समझ आ ही रहा है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब NMR में भी हमें क्या क्या करना है? हमें एक H1 का NMR करना है और एक C613 का। मैं बताऊंगी मतलब क्या है। हमें इन दोनों स्पीशीज का NMR अच्छे से स्टडी यहां पर करना होगा। क्लियर? ठीक है। और आपको ये भी समझ आ गया कि कौन कौन सी वेव्स, कौन कौन सी EMR जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो अपने केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस में जो मेंशन्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है? जनरल कंसेप्ट्स मेंशन्ड है। जनरल कंसेप्ट में क्या क्या चीजें हैं? केमिकल शिफ्ट, स्पिन स्पिन कपलिंग, कपलिंग कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंट इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट्स हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये मत सोचना कि ये क्या वर्ड्स हैं, हमें तो समझ नहीं आएंगे। इजी है चीज़ें, इसको धीरे धीरे आपको एक चीज़ बताई जाएगी। फिर उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ H1। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ H1 सिंपल स्पेक्ट्रम, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें H1 और C613 ही पढ़ना है। जो हाइड्रोजन है उसका सिंपल स्पेक्ट्रम आपको आना चाहिए। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जब आप जैसे NMR यूज़ करते हो ना, NMR बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, उसमें अपना कंपाउंड रखा जाता है और उस कंपाउंड में कुछ देर तक उसमें चेंजेस आते हैं, जिसको कंप्यूटर जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में हमें देता है, ठीक है। तो वो जो ग्राफिकल फॉर्म में हमें मिलता है उसे स्पेक्ट्रा बोलेंगे या स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उसको स्टडी करना हमें आना चाहिए, क्योंकि उसे ही स्टडी करके तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? तो H1 स्पेक्ट्रम आना चाहिए देखना हम लोगों को। फिर हमें ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का स्पेक्ट्रम आना चाहिए देखना। फिर हमें C613 स्पेक्ट्रा पता आना चाहिए और कुछ हाफ स्पिन न्यूक्लियाई। देखेंगे एक एक करके सारी चीजें। तो ये आपका ओवरऑल क्या है, सिलेबस है। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले आप कौन सी वेव्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेडियो वेव्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रेडियो वेव्स की वजह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। फिर उसके बाद इसमें न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन देखने को मिलता है। मतलब होगा क्या कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर न्यूक्लियस क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, रेडियो वेव्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपनी स्पिन चेंज कर लेता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देता है। और जो ये ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ये ग्राउंड स्टेट मान लो, ये ग्राउंड स्टेट है, क्लॉकवाइज ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से जो ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन देखने को मिलता है, दैट ट्रांजिशन इज नोन एज न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन एंड दैट विल बी स्टडीड अंडर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर? फिर उसके बाद NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। वो क्या कर रही है? एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना स्पिन ट्रांजिशन कर रही है, ठीक है। आई थिंक बेसिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि इसमें हमारे पास रेडियो वेव्स और न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन हो रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कैसे एक्ट करती है, कैसे वर्क करती है और कौन से न्यूक्लियस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा सकते हैं। मतलब हम बोलें तो कौन से न्यूक्लियस NMR एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियस NMR इनएक्टिव होंगे, तो उनकी बात करेंगे। तो देखेंगे जरा। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर मैग्नेट का यूज क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक नाम में क्यों आ रहा है। तो देखो होता क्या है कि अपने पास मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है।
इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, बट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट प्रोटॉन्स पे तो चार्ज होता है ना। तो जो प्रोटॉन्स पे चार्ज है, और आपको ये भी पता है ये अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, न्यूक्लियस अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है किसी ना किसी एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको ये पता है किसी एक जो चार्ज पार्टिकल होते हैं अगर वो एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, उसमें सेम, वो भी अपनी एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर रहा है, बट अब की बार ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, ये वाला क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज। दोनों ही क्या कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे दोनों ही, क्योंकि दोनों में चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों में चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो अपने एक्सिस के अलाउंग रोटेट कर रहे हैं, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर देती हूं बीएन से, ठीक है, न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, एन न्यूक्लियस के लिए है, तो यहाँ पे बीएन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो रही है। तो अब मुझे क्या देखना है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है क्या दोनों के लिए सेम है, और डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी ना। तो देखो, अगर मैं दोनों न्यूक्लियस को सेम मान लूं, दोनों में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम रहे, ठीक है, मान लो दोनों एच वाले हैं, तो एच वाले हैं तो दोनों में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो है वो सेम रहेगा। अगर दोनों में सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम प्रोड्यूस होगी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, बीएन रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, कि मैम डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन बताने के लिए आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रिडिक्ट होती है राइट हैंड थंब रूल से। कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा, तो समझ लेंगे यहाँ पे है क्या राइट हैंड थंब रूल, कि आप क्या करोगे, अपना राइट हैंड लोगे, ठीक है, और अपने पाम को, अपनी जो पाम 4 फिंगर्स हैं उसको उस डायरेक्शन में रोटेट करोगे जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियस घूम रहा है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मुझे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, मतलब ये अपनी जो फिंगर्स हैं उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहलाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो ये थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो इस केस में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन अपवर्ड्स। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाले की। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए भी राइट हैंड थंब रूल अब की बार नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे की तरफ घुमाना पड़ेगा। आपको घुमाना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, तो मुझे इस तरफ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है थंब, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, तो बीएन नीचे की तरफ। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। क्लियर? डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये प्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियस, उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। एक की अपवर्ड्स रहेगी, दूसरे की डाउनवर्ड्स रहेगी। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन हमें पता चल गई है, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो इट एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट, वो एक छोटे मैग्नेट की तरह काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट सोचूं, तो अगर इसका मैग्नेट बनाए तो मान लो ये इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। अगर ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा होता तो इसका क्या होता, ऊपर की तरफ मान लो नॉर्थ पोल, मैंने मान लिया, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब ऐसा हो ना हो शायद, बट मैंने मान लिया ऊपर की तरफ इसका नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है। ठीक है। तो अगर इसका ऐसे मैग्नेट बनेगा तो इस वाले का अपोजिट बनेगा, मतलब इस केस में क्या होगा, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ। आई थिंक दिस इज क्लियर। ऊपर इसका अगर नॉर्थ है तो उधर की तरफ नॉर्थ नीचे चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर आप इधर की तरफ साउथ ऊपर मानते तो उधर साउथ क्या हो जाता, नीचे की तरफ हो जाता। क्लियर?
समझ में आया? इसीलिए हम यहाँ पे मैग्नेट का कुछ यूज़ कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस बार बार, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जो खुद का अपना एक मैग्नेट बना लेता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यही मैग्नेटिक फील्ड काम आती है NMR में। चलें आगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से NMR एक्टिव होंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई NMR एक्टिव है या नहीं है, और अगर कोई NMR एक्टिव है तो वो कौन सा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, इसके लिए सिलेक्शन रूल है। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? हर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अपना सिलेक्शन रूल है, हमें देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा वो। यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जैसे आपके पास न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, जैसे आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है +12 -12 s की वैल्यू, वैसे ही न्यूक्लियर का भी अपना एक क्वांटम नंबर होता है जिसे I बोला जाता है, I से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर ये I की वैल्यू 0 है, तो I की वैल्यू 0 है, मतलब उसमें NMR एक्टिव नहीं है, वो क्या हो जाएगा? NMR इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करने के काबिल नहीं है। इट इज़ नॉट केपेबल टू शो NMR। क्लियर? और अगर मैं I की वैल्यू नॉन ज़ीरो ले लूँ, किसी स्पीशीज़, किसी न्यूक्लियाई की I की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, तो वो NMR एक्टिव है। NMR एक्टिव का मतलब वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करेगा, NMR में पार्टिसिपेट करेगा। ये आपको सिलेक्शन रूल याद रखना है। I ज़ीरो तो नहीं, I नॉन ज़ीरो तो हाँ। अब मैम मुझे कैसे पता चलेगा I किसका ज़ीरो है, किसका नॉन ज़ीरो है, मैं कैसे बताऊँ? तो उसके लिए देखो, उसके लिए वैसे तो वैल्यूज़ याद ही करनी होती है, लेकिन कुछ थोड़ी सी ट्रिक याद कर सकते हैं। वो क्या है? एक टेबल बना लेते हैं, वो याद कर लेंगे। एटॉमिक नंबर और मास, एटॉमिक मास या मास नंबर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि NMR एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। कैसे? अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर भी इवन है और मास नंबर भी इवन है, दोनों ही क्या है? इवन है। दोनों ही क्या है? इवन है। दोनों ही अगर मेरे पास इवन है तो I की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 रहेगी, NMR इनएक्टिव रहेगा। जैसे एग्जांपल्स में बात करूं, हाइड्रोजन 11, C612, ठीक है, O816 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसे इवन, सॉरी हाइड्रोजन 11 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास? NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। अब अगर हम दूसरे में बात करें, अगर इन दोनों में से एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन दोनों में से एटॉमिक नंबर हो या मास नंबर, एक भी ओड है, मास नंबर ओड है मान लो, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इवन हो या ओड हो तो वो NMR एक्टिव होगा, और I की वैल्यू जो है वो n/2 रहेगी, और n यहाँ पर कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन 11, C613, S919 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? इवन या ओड हो सकता है, बट मास नंबर क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। अगर बात करें इसके, अब देखो ये ओड हो चुका, ये इवन हो चुका, अब हम बात करेंगे इसके इवन होने की। अगर ये इवन है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ओड। तब हमारे पास तब भी NMR एक्टिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला एक ओड होना चाहिए। NMR मास नंबर हो या एटॉमिक नंबर एक ओड हो तो वो एक्टिव हो जाएगा, बट अब की बार I की वैल्यू जो है वो n के बराबर होगी, ठीक है, I की वैल्यू जो है वो n के बराबर होगी और ये NMR एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल नाइट्रोजन 714। क्लियर? तो देखो बच्चों, हमने ये देख लिया। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीशीज की और उनके न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर देखते हैं। तो देखो H11 है, 11 है, तो यहाँ पर H11 का आपने देखा था I की वैल्यू क्या हो जाती है? n/2 होती है, तो इसकी हाफ होती है। आप वैल्यू वैसे याद नहीं रख सकते, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? हाफ। H12 के लिए क्या हो जाएगी? 1,
C612 के लिए 0, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इवन है, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी, तो ये 0 हो जाएगा। NMR इनएक्टिव होगा, या NMR शो नहीं करेगा। इसकी बात करें तो इसके लिए हाफ हो जाएगी वैल्यू। नाइट्रोजन की बात करें तो 1। आपको साथ में एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि देखो उनके आइसोटोप्स की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। H11 है तो हाफ है, बट H12 ड्यूटीरियम हो गया तो 1 हो गया। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। ऑक्सीजन 816 है तो ये 0, क्योंकि दोनों ही इवन है। फ्लोरीन 919 की बात करें तो ये कितना शो करेगा, हाफ। नेक्स्ट हम फॉस्फोरस 1531 की बात करें तो ये भी हाफ। क्लोरीन 1735 की 3/2 और ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोमर की 5/2। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? तो देखो आज मैंने आपको बेसिक इंट्रो समझाया कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, कौन कौन सी EMR यूज़ होती हैं किस किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और हमें कौन कौन सी पढ़नी है, उसका सिलेबस क्या है। और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में थोड़ा बहुत बेसिक्स हमने देखा कि रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं और न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर पे ये बेस्ड है और एक न्यूक्लियस टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, इसीलिए ये वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका नाम रखा गया होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास मॉलिक्यूल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करता है। समझ में आया इतना? तो ये आप पढ़ते रहिए, नोट्स बना सकते हैं आप, जो भी लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे उनके आप नोट्स बना सकते हैं और फिर रिवाइज कर सकते हैं। और मैं दोबारा आपको एक बार बोल देती हूँ, ये आपके केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के लिए है। जो बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो जेई में है, मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जेई के सिलेबस में ये नहीं है। कभी बच्चे पैनिक कर जाएं कि मैम जेई के सिलेबस में तो ये नहीं है ना। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।